नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स की समस्या है तो ये आपको ही क्यों हुई, वाई मी। ये बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि सर ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई, मैंने क्या गलत कर दिया, भगवान ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी क्यों दे दी, कोई और बीमारी दे देते। तो दोस्तों हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी हमें क्यों है। दोस्तों जब भी हम होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो हम मरीज की मानसिक स्थिति को समझते हैं, उसके लाइफस्टाइल को समझते हैं और प्रेजेंट डिजीज कंडीशन को समझते हैं, यानी जो अभी वर्तमान में मरीज के क्या लक्षण हैं। इन सभी को के प्रोसेस को हम बोलते हैं केस टेकिंग। और केस टेकिंग में हमें अच्छे से समझ आता है कि इस पेशेंट को ये वाली डिजीज क्यों हो रही है। और जब मैंने बहुत सारे पेशेंट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स के पेशेंट मैंने देखे, उनकी हिस्ट्री को अच्छे से समझा, उनकी लाइफस्टाइल को अच्छे से समझा, तो कुछ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर मेरे सामने आए जिससे मैं ये काफ़ी हद तक एनालाइज करने में सफल रहा कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है या किस तरह के पेशेंट को ज़्यादा होने के चांसेस है जो प्रोन रहते हैं। दोस्तों लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी अगर पेट की दिक्कत है तो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, आपके खान पान से जुड़ी होती है। 50% पॉपुलेशन दोस्तों ऐसी है जो नॉन वेजिटेरियन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो जिंदा ही फास्ट फूड पे रहते हैं, नॉर्मल डाइट वो लेते ही नहीं है। ठीक है, या कुछ बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और जिनको टाइम ही नहीं मिल पाता, तो उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स नहीं होता, तो हमें क्यों हुआ। ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर मेरी तो लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी थी, मैं तो एक्सरसाइज भी करता था। कुछ तो ऐसे हैं जो एथलीट थे, उनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, तो उन्होंने क्या गलत किया, तो उनको ये बीमारी कैसे हो गई। तो ये मतलब एक थोड़ा डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है या क्या ये स्ट्रेस से जुड़ी बीमारी है। तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हो। तो दोस्तों इसका सबसे पहला फैक्टर जो मेरी समझ में आया वो है आपकी स्लीप साइकिल का डिस्टर्बेंस। अगर आपके सोने का टाइम फिक्स नहीं है या आपके सोने का टाइम डिस्टर्ब्ड है, आप लेट सोते हैं और लेट तक उठते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रात को 10 बजे सो के सुबह 6 बजे नहीं उठते हैं, ये एक हेल्दी स्टाइल है सोने का, हेल्दी पैटर्न है सोने का। अगर आप इस टाइम पे तक सो के नहीं उठ जाते हैं तो उसको बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को जॉब करते हैं, उनकी जिनकी नाइट ड्यूटी है, जिनकी जॉब ऐसी है, जिनका काम ऐसा है, जिनका बिजनेस ऐसा है कि उनको रात को जागना पड़ता है। रात को वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी मजबूरी ऐसी है कि रात को वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और दिन में वो इतना फोकस नहीं कर पाते, तो वो रात को जागना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दिन में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लंबे टाइम तक 2 साल तक 3 साल तक आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, आप रात को लेट सोएंगे और सुबह लेट उठेंगे, तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन के क्लाइंट से डील करते हैं, इसलिए उनको रात को जागना पड़ता है क्योंकि वहाँ जब दिन होता है तो यहाँ रात होती है। ठीक है, या कुछ हॉस्टल में या पीजी में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं वो रात को लेट तक नाइट तक जागते हैं। कुछ लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो रात को लेट तक जागते हैं क्योंकि उनको अच्छे से फोकस कर पाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं क्योंकि उस टाइम शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इस सभी वजह से जब हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो धीरे 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 ये ऑटोइम्यून डिजीज की तरफ बढ़ता जाता है। और दूसरी सबसे मुख्य वजह है वो है खाली पेट रहना। अगर आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं है, अगर आप रात जैसे मान लो आपको 12 बजे भूख लगी दिन में और आपने खाना खाया 2 बजे 3 बजे 4 बजे, हो सकता है आपका काम ऐसा है, आपकी जॉब ऐसी है, आपका बिजनेस ऐसा है कि आप टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे हो, आप खाली पेट रहते हो और जब आपको भूख लगी तो आपने चाय वगैरह या कुछ थोड़ा बहुत खा के और आपने भूख को डिस्टर्ब कर दिया। फिर जब आपको भूख नहीं थी तब आपने खाना खाया, तो इससे क्या होगा, आपके खाने का टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को जो जो लोग जागते हैं उनके साथ क्या होता है कि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। एक तो वो रात को जागते हैं, वो दूसरा खाली पेट रहते हैं। वो कैसे, अगर आपने डिनर 8 बजे 9 बजे या 10 बजे के आसपास किया तो आपको जाहिर सी बात है आप लेट नाइट तक जागेंगे तो आपको 2 बजे 1 बजे के आसपास दोबारा भूख लग जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास आप फ्रूट सैलेड या कोई जूस वगैरह कर लेते हैं तो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप चाय कॉफ़ी फास्ट फूड या आपने कोई पैक्ड फूड या कोई नमकीन बिस्किट्स ऐसी कोई चीज़ें रख रखी हैं जो डेड फूड के अंदर कैटेगरी में आती है, तो ये धीरे 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 धीरे, या आप स्मोकिंग करते हैं रात को जागते हुए, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ साथ स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको 1 बजे 2 बजे आप खाली पेट है तो आपके पास खाना कहाँ से आएगा, आपको खाली पेट रहना पड़ेगा या टाइम पास करके आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए अलग से खाना बनेगा उस टाइम रात को।
तो क्या होता है उस टाइम हम खाली पेट रह जाते हैं और हम खाली पेट ही सो जाते हैं। और आप जाहिर सी बात है, अगर आप लेट सोओगे तो सुबह भी लेट उठोगे, 10 बजे 11 बजे। अगर एक नॉर्मल पर्सन के साथ क्या होता है कि अगर वो 7 बजे उठ रहा है तो 8 बजे वो नाश्ता करेगा, 12 बजे वो लंच करेगा, 3 बजे चाय के साथ कुछ लेगा, है ना, स्नैक्स वगैरह, और रात के टाइम पे 8 बजे 9 बजे के आसपास वो डिनर करेगा। लेकिन जो बंदा उठेगा ही 11 बजे, वो 11 बजे उठते तो खाना खाएगा नहीं, वो उसको भूख लगेगी 12 बजे के आसपास। 12 बजे उसने ब्रेकफास्ट किया, लंच उसका 4-5 बजे हो रहा है, डिनर उसका 10-11 बजे हो रहा है, तो उसका सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। तो धीरे धीरे जब ये लंबे टाइम तक चलेगा तो एक दिन आपको ये अल्सर का रूप ले लेगा। तो धीरे धीरे आपका एक शुरुआत में क्या होगा कि आपको मोशन लगने लगेंगे, एक के बाद 2 मोशन लग रहे हैं, 3 मोशन लग रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका जो लेटरिन है वो बंद के नहीं आएगा, आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेटरिन के रास्ते में हल्की फुल्की जलन होगी, आप इग्नोर कर देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ब्लड आना शुरू हो जाएगा, तब आप एकदम से पैनिक हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। कुछ लोगों को शुरू में आईबीएस के लक्षण आते हैं, फिर आईबीएस धीरे धीरे अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आईबीएस क्या है? इरिटेबल बाउल डिजीज। आपके आंतों में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो गई, वो शुरुआत है जो कोलोनोस्कोपी के अंदर डिटेक्ट नहीं होती, और धीरे धीरे जब वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको क्रोन्स या अल्सरेटिकुलाइटिस बोल देते हैं। तो ये हमारी खराब लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है कि अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड खाते हैं, पर एटलीस्ट वो खाते तो हैं, खाली पेट तो नहीं रहते ना, तो उनको और बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है उनको फैटी लिवर हो जाए, हाइपर एसिडिटी हो जाए, लेकिन अल्सर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाते ही फास्ट फूड है, उनको भी नहीं होता, और आपने नहीं खाया, आपने बहुत कम फास्ट फूड खाया, लेकिन फिर भी आपको हो गया। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, फिर भी आपको हो गया। तीसरा इसका मोस्ट कॉमन रीजन है, जिसको मैं बहुत बड़ा रीजन मानता हूँ, वो है आपका नेचर, आपका स्वभाव। आपका स्वभाव आपकी बीमारी को निर्धारित करता है कि आपको किस तरह की बीमारी होगी। अगर आपका नेचर इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी जिसको हम बोलते हैं, जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन किसी के साथ शेयर नहीं करता, जो लोग इगोस्टिक हैं, इगोस्टिक समझ लो कि पॉजिटिव वे में इगोस्टिक हैं, जैसे आपके अंदर इस तरह का एटीट्यूड है कि आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, आप अपनी कमजोरी किसी को बताना नहीं चाहते ताकि आप कल को मजाक का पात्र ना बन जाओ या लोग आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाएं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, हर कोई सोचता है ऐसा। लेकिन अगर ऐसा होता है और जनरली आप किसी के साथ शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस है, या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस है। दूसरा है दोस्तों, आपके मन में ये भी आ सकता है कि मैं अपनी वजह से किसी को क्यों परेशान करूं, प्रॉब्लम मेरी है तो मैं खुद डील करूंगी, अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है, ताकि दूसरा परेशान ना हो, दूसरा मेरी वजह से दुखी ना हो। तो इस वजह से भी आप अपने इमोशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। तीसरी वजह है दोस्तों गुस्सा। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप अपना गुस्सा दबा लेते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ठीक है, जैसे हो सकता है आपको अपने सीनियर पे गुस्सा आता हो, अपने बॉस पे गुस्सा आता हो, या घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपसे बड़ा है और जो आपको कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है, आपकी बातें उससे बिल्कुल नहीं मिलती, आपकी मर्जी के खिलाफ जो फैसले होते हैं, जहाँ पे आप कुछ चाह के भी बोल नहीं पाते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जिसके साथ ये हुआ है वो इसको कोरिलेट कर पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि हाँ ऐसा ही होता है। अगर आप अपने इमोशन को, फीलिंग्स को दबाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक और भी फैक्टर है दोस्तों, एलर्जी। अगर आपको फूड एलर्जी है, किसी भी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकता है, आपको वीट से एलर्जी हो या कोई पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो, अगर वो चीज़ आप खाओगे तो हो सकता है आपको अल्सर डेवलप होना शुरू हो जाए, तो वो एक अलग फैक्टर है। दोस्तों जितने भी मेरे पास पेशेंट है ना, उसमें 90% या 95 भी बोलोगे तो कम नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है। तो हो सकता है कि नॉन वेज या स्पाइसी फूड इस चीज़ को ट्रिगर करता हो, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है, तो सभी को तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होता या क्रोन्स नहीं होता। तो इसके साथ कुछ और भी फैक्टर मिलते हैं ना, तो ये प्रोन हो जाता है पेशेंट। अगर नॉन वेजिटेरियन भी हो, डाइट भी आपकी सही नहीं है, आप खाना भी टाइम पे नहीं खा रहे, आप सो भी टाइम पे नहीं रहे, आप स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोन रहोगे। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आ जाए, आपका नेचर ऐसा है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबाए जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी इम्यूनिटी, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका खाना पीना अच्छा है, तो आपको वो बीमारी जो जल्दी आ जानी चाहिए थी वो आपको बहुत लेट आई। तो लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा है या आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, तो इससे बीमारियां रुकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बीमारी एक बार एक्टिवेट हो जाती है वो कभी ना कभी आपको जरूर परेशान करेगी। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है उसको आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए हैं, अगर आपको लग रहा है कि यही फैक्टर है या मेरा एनालिसिस काफ़ी हद तक ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में यस लिखिए।
अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ मैच नहीं करती, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, तो आप कमेंट में नो लिख सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि मेरा एनालिसिस कितना हद तक सही है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस पे एक वीडियो है जिसपे मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। मेरी इंडियन डाइट प्लान फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस करके एक वीडियो है जिसमें मैंने डाइट प्लान दिया है। वो डाइट प्लान क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों के लिए वैलिड है। उसका लिंक चाहिए तो आपको मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको मैं उसकी PDF भी दे दूंगा। मेरे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट ठीक हुए हैं, तो आप उन सभी को जाके चेक कर सकते हैं। कमेंट लिंक मैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।